गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर है 4, चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो चौथा पार्ट है उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, वहाँ पर समीकरण है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उनको हल करना आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9वीं क्लास में बेटा आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कई विधियां पढ़ी हैं। उसमें आपने विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी है, वज्रगुण विधि भी आपने पढ़ी है और ग्राफिकल मेथड भी आपने पढ़ा है। ग्राफ विधि भी 9th क्लास में पढ़ी थी। सेम वही विधि रहेगी जो 9वीं क्लास में आपने पढ़ी थी। आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। इसलिए आप इसको ठीक से समझेंगे और सभी स्टेप आपको लिखने होंगे। इसमें कोई भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप यदि आप स्टेप छोड़ देंगे तो वहां पर आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको समझना है, यहाँ पर सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन होती है, 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है, उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो? 1 हो, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। या 2 घात होती है तो द्विघात समीकरण कहते हैं, 3 घात होती है त्रिघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम बात यहाँ पर रैखिक समीकरण की कर रहे हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो देखिए पहले आप। यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां पर x और y चर हैं और a b c क्या है? अचर हैं, ठीक है। याद रखना है आपको, जहां x और y चर हैं और a b c अचर हैं। अचर का मतलब वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें x और y चर हैं और जो अचर है देखेंगे आप, यहाँ पर x और y चर हैं तो x की जगह x है, y की जगह y है। जो अचर है उसमें a की वैल्यू क्या है? 2, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1, और c की वैल्यू है इसमें आप देखेंगे -5। x का गुणांक a होता है, y का गुणांक b होता है, बाद में c होता है, ठीक है। तो ये abc की वैल्यू है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको आपको किस तरह सॉल्व करना है। देखिए, तो ये द्विघात रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, युग्म है, रैखिक समीकरणों का युग्म। तो जो पहला समीकरण है वो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। और जो दूसरा समीकरण है मान लेते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, ठीक है। ये 2 समीकरण रैखिक समीकरण है आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर युग्म की बात कर रहे हैं हम। इसमें एक्सरसाइज में पूरा युग्म आपको दिया जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1, और ये है समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो हल करने पर बेटा कभी कभी तो इनका एक हल आता है, कभी इसके अनेक हल आते हैं, कभी कोई हल ही नहीं आता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा इसका एक हल आएगा या अनेक हल आएंगे? तो एक तो तरीका ये है कि हम प्रश्न को हल करें पहले। दूसरा तरीका ये है कि बगैर हल किए हम ये बता सकते हैं कि इस पेयर के जो युग्म है समीकरणों का, युग्म का मतलब जोड़ा, एक पेयर हो गया ना, 2 है इसलिए पेयर हो गया, ये इसको हम युग्म कहते हैं। तो इस युग्म को बगैर हल किए ही हम बता सकते हैं कि इसको हल करने पर कितने हल आएंगे इसके, इसका एक हल आएगा या अनेक हल आएंगे या कोई हल नहीं आएगा। जैसे कि आपने इससे पहले एक चैप्टर 3rd चैप्टर पढ़ा, वहां पर द्विघात समीकरण था और हमने वहां पर आपको बताया था कि उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे उनका नेचर कैसा, उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो वहां भी हम बगैर हल किए बता सकते थे कि उस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो उस समय हमने बताया था कि वहां विविध करके मान निकालते हैं d b² - 4ac। यदि वो 0 आ जाता है तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और d 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, और d 0 से छोटा आता है तब मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। तो वहां पर भी मैंने कंडीशन बताई थी आपको। सेम यहां पर भी कंडीशन है इसके लिए कि जब आपके सामने रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ हो, आपसे कहा जाए कि बगैर हल किए बताइए कि इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे। या हम इसके लिए ग्राफ पेपर पर लाइन ड्रॉ करें, लाइनें खींचें, तो वो लाइनें कैसी होंगी, तो आप बता सकते हैं। यहां पर बगैर हल किए कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको 3 कंडीशन याद करने बेटा। आपके सामने एक टेबल बनी है, ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, वो बुक से याद कर लेना, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे जो 3 कंडीशन है वो क्या है? पहली कंडीशन है कि यदि
A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। यदि A1 बटे A2 की वैल्यू निकालें, फिर B1 अपॉन B2 की वैल्यू फाइंड करें, ज्ञात करें, और वो बराबर नहीं आए, तो जो दिया हुआ युग्म है इसका एक अद्वितीय हल होगा। कितने हल होंगे? एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और यदि हम इसकी ग्राफ पेपर पर लाइन खींचेंगे इस कंडीशन में उस युग्म की, तो वो लाइन है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी वो। तो आपको याद करना है बेटा कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो दिए हुए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। और ग्राफ पेपर पर यदि हम लाइन ड्रॉ करें, उसकी रेखाएं खींचें ग्राफ पेपर पर, तो वो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। तो ये कंडीशन यहां पर लिखी हुई है, आप देखिए सबसे ऊपर नंबर 1 तुलनात्मक सारणी है ये। इसमें लिखा है नंबर 1 पर कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन है इसकी जो आपको याद करनी है कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बटे C2, मतलब तीनों बराबर आ जाए। A1 बटे A2 का मान निकालें, B1 अपॉन B2 निकालें, फिर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर आ जाएं, तो इस कंडीशन में दिए हुए समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल, अनेक हल। और रेखाएं कैसी होंगी? जब अनेक हल होंगे तो रेखाएं समपाती होती हैं, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, वो लाइन अलग से नहीं होती है। इसमें रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती, समपाती रेखाएं। यदि हम ग्राफ पेपर लाइन खींचेंगे तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। जैसे ये लाइन है और दूसरी लाइन हम ड्रॉ करें तो वो लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, अलग से नहीं आएगी। जितने पॉइंट पर लाइनें मीट करती हैं उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही हल होते हैं उसके। जब रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं तो एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरह से काटती है। जब वो काटती है तो कितने बिंदुओं पर काटेगी? एक ही बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, इसका एक हल आएगा। ठीक है। जब रेखाएं समपाती होंगी, एक लाइन भी के ऊपर ही दूसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाए, अलग से नहीं आएगी, तो इस कंडीशन में अनेक बिंदु मीट करते हैं, मिलते हैं। इसमें अनंत बिंदु इसमें मिलते हैं, लाइन पर अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु मिलेंगे जब, तो उसके अनंत हल होंगे। आया समय अनंत हल यानी अनेक हल। ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ जाए A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तो अनेक हल होंगे रेखाओं के। और रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। समपाती का अनेक बिंदु मिल गए, इसका अनेक हल होंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जो दिया हुआ युग्म होगा उसका कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? फिर समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। देखिए जब रेखाएं समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो कहीं मिलेंगी नहीं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो हमेशा ही उतनी दूरी पर बनी रहती हैं। जब मिलेंगी नहीं बेटा रेखा, तो हल भी नहीं आएगा। हल कब आएगा? जब मिलेंगी। जब मिलेंगी नहीं तो हल भी नहीं आएगा। जब रेखाएं समांतर होंगी कोई हल नहीं होगा। तो कब नहीं होगा ऐसा? जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ठीक है। हो गया ना याद? नहीं याद हुआ फिर से देखिए, जब A1 बट्टे A2 बराबर नहीं B1 बट्टे B2, तो एक हल होगा। एक हल कब होगा? जब रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरा है कि यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, तब क्या होगा? इस कंडीशन में अनेक हल होंगे और रेखाएं समपाती होंगी, एक के ऊपर दूसरी आएगी, तीनों बराबर हैं तो अनेक हल हैं। ठीक है। और यदि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो हल कहां से है? कोई हल नहीं आएगा। तो ये तीनों कंडीशन बेटा आपके यहाँ पर टेबल में लिखी हुई है, यहाँ पर नोट है, आप देख लीजिए एक बार, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये
आपकी बुक में ये टेबल बनी है, देखिए इस टेबल में आप देख रहे होंगे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा। सेकंड है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2। ऐसा में जो मैं तीसरे नंबर पर बताया था, दूसरे नंबर पर ये नंबर आगे पीछे उससे इससे कोई असर नहीं पड़ता है, कंडीशन होनी चाहिए। तो आपको याद करना है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो समपाती रेखाएं होंगी और इसके अनेक हल होंगे। हो गया याद। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं और अब फिर से आपको पढ़ाया जा रहा है। सबसे अधिक इंपोर्टेंट चैप्टर याद रखना बेटा, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसलिए आप इसमें कतई लापरवाही नहीं करेंगे। और देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। अभी देखिए आपको एक्सरसाइज 4.1 समझाते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 4.1, इसका पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 1 कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है ये बताना है। तो संगत कब होता है बेटा ये भी समझिए, और असंगत कब होता है। अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन में था कि एक हल होगा, और एक में था अनेक हल होंगे, एक में था कोई हल नहीं होगा। जब हल होता है तो जो युग्म है वो संगत होता है। यदि एक हल होगा तब भी वो संगत है, अनेक हल होंगे तब भी संगत है, और कोई हल नहीं होगा तो असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 की कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो जो युग्म है वो कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है। तो एक हल होगा तब कैसा होगा, संगत। अनेक हल होंगे तब क्या होगा, संगत। तभी संगत है, क्यों हल आ रहा है इसका मतलब संगत है। एक हल आए चाहे अनेक हल आए संगत है, और कोई हल नहीं आ रहा है तो असंगत। क्यों असंगत है तभी तो हल नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर प्रश्न नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, प्रश्न नंबर 1 का देखेंगे पहला भाग। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग है। समीकरण नोट कर लेते हैं। 2x - 3y बराबर 8, 2x - 3y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9। ठीक है। ये 2 समीकरण यहां पर दिए हुए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यापक रूप में लेकर के आना है, क्योंकि हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 के मान ज्ञात करने हैं। तो समीकरण को उसके व्यापक रूप में लाना होगा। व्यापक रूप क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ax + by + c बराबर 0। जब 2 समीकरण है तो पहला समीकरण होगा a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो यहां से जो c है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है। बाएं पक्ष की ओर ले आएंगे, ये प्लस का 8 है इसे इधर ले आएंगे तो कैसा हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे। देखिए 2x - 3y - 8 बराबर 0। जब कोई भी पद दाएं से बाएं आता है या बाएं से दाएं जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम 8 को इधर ले आए थे, माइनस हो गया। अब इस 9 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1, और ये होगा समीकरण नंबर 2। इस तरह से हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 डाल देंगे। इसमें आपको दाहिने पक्ष में RHS में 0 रखना है, बाकी सभी पदों को बाएं पक्ष में रखना है LHS। ठीक है। क्योंकि हमको चेक करना है कि ये पेयर संगत है या असंगत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 ज्ञात करेंगे। देखिए A1/A2 बराबर क्या होगा, अब बताइए A1 का मान क्या है, 2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। जनरल जो आपका व्यापक रूप है उससे तुलना कर लेंगे, ax + by + c बराबर 0। तो A1 कितना है, 2, और ये B1 देखिए A1 B1 C1, ये क्या हो गया A2 B2 C2। तो ये A1/A2 कितना है, 4 है, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 2 × 4, ये हो गया 1/2। ये कितना आ गया, A1/A2 बराबर 1/2। अब हम ज्ञात करेंगे B1/B2 B1/B2। देखिए B1/B2 क्या होगा, -3/-6। ठीक है। यहां पर माइनस से माइनस कट गया, और 3 से एक बार ये 2 बार कट गया, तो ये भी 1/2 आ गया। हम देख रहे हैं A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, और B1/B2 की वैल्यू भी 1/2 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। यदि ये मान लो दोनों बराबर नहीं होते तो फिर हम C1/C2 ज्ञात नहीं करते, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब पहली कंडीशन लग जाती है यहां पर। लेकिन ये दोनों जब बराबर आ रहे हैं तो आपको तीसरी कंडीशन भी
ज्ञात करनी है, C1 बट्टे C2 भी ज्ञात करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर C1 बट्टे C2। C1 बट्टे C2 क्या है? -8 बट्टे -9, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 8 बट्टे 9। ठीक, हमने तीनों ज्ञात कर लिए, A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2। अब आप देखिए A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 बराबर है, लेकिन C बट्टे C2 बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नोट करेंगे। देखिए इसको मैं इतना रफ कर लेता हूँ यहाँ से, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, तो जो कंडीशन बन रही है आपकी वो आपको यहां पर लिखनी है। देख रहे हैं ना, A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों के मान बराबर है, 1 बट्टे 2 है, तो दोनों के बीच में बराबर लगा दिया, और वो बराबर नहीं है तो हमने कट लगा दिया, बराबर नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है कि जब कितने हल होते हैं। ये कौन सी कंडीशन है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की कंडीशन है नहीं, जो आपको बताई थी। जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब ये युग्म कैसा है? असंगत है। जब हल होता है तो संगत होता है, एक हल आएगा तो भी संगत है, अनेक हल आएंगे तब भी संगत है, और कोई हल नहीं है तो कैसा है? असंगत। असंगत है तभी तो हल नहीं आ रहा है। तो आप लिखेंगे यहां पर, इसलिए दिया हुआ समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है। आया बेटा समझ में? तो ये इसका आंसर हो गया। आगे समझ में? इस तरह से बेटा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट हल किया है। इसी तरह से आप इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को हल कर लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताना, वैसे प्रॉब्लम आपके सामने आएगी नहीं, क्योंकि समीकरण दिए हुए इनको सबसे पहले आप व्यापक रूप में लाना, राइट साइड में 0 रखना है, बाकी सभी पदों को अपनी साइड में कर लेना है। फिर A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 ज्ञात करना। यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपको इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, फिर पहली कंडीशन आ जाएगी, लिख देना चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, इसलिए दिए हुआ समीकरण युग्म संगत है, इसका एक हल होगा। ठीक है, और यदि ये बराबर आ गए तो आपको तीसरा भी ज्ञात करना है, ये, और तीनों बराबर आ जाए तो यहां भी बराबर आएगा, फिर लिख देंगे इसके अनेक हल होंगे, और ये बराबर नहीं है तो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो 6 नंबर का पेपर में आता है। तो सेकंड क्वेश्चन को आप समझेंगे, यहाँ पर ग्राफी विधि से इसको हमें हल करना है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सभी को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, बिल्कुल सीधे सीधे, उसको आप समझेंगे। इसको हम रफ कर लेते हैं, यहाँ से देखिए, इसको आप कंप्लीट रफ कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, और देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से हल करना है। प्रश्न में लिखा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। प्रकृति भी बतानी है आपको कैसी होगी, तो ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए हम इसमें कोई सा ही पार्ट ले सकते हैं, सभी को सॉल्व करने का मेथड तो सेम ही रहेगा, आपको नंबरों को देख करके डरना नहीं है। तो देखिए पहला ही पार्ट उठा लेता हूं मैं यहाँ से, सभी पार्ट सॉल्व करने का सेम मेथड है। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें जो समीकरण है देखिए क्या है, x + y = 3, x + y = 3, और दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको हमें हल करना है ग्राफी विधि से। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख दूंगा और इसको समीकरण नंबर 2। इसमें इन दोनों पदों को जो राइट साइड है लेफ्ट में लाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप पहला समीकरण लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ध्यान से समझना, आप समीकरण नंबर 1 को लेंगे। सरल करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिससे इजी वे में जल्दी से सॉल्यूशन आ जाए हमारा। उसमें से x का मान y के पद में ज्ञात कर लीजिए, या y का मान x के पद में। तो यहां से मैं y बराबर लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1 से, y बराबर हो जाएगा 3 - x, x को धर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये y का मान x के पदों में आ गया, या x बराबर 3 - y लिख सकते हैं। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लो या y का। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये टेबल, और इस टेबल में आपको कम से कम 2 मान ज्ञात करने होंगे। वैसे मेरी सलाह ये है आपको कि आप 3 मान ज्ञात करें इसमें। देखिए ये मैं इस तरह से यहाँ पर टेबल बना देता हूँ, और यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख देंगे आप। अब आप इसमें ये जो समीकरण है हमारा y बराबर, जो y का मान ज्ञात किया है, इसमें राइट साइड में दाएं पक्ष में
जो वेरिएबल है, जो चर है, एक्स है या वाई है, जो भी है, इसकी जगह पर अपनी ओर से कोई भी नंबर रख देंगे आप, अपने माइंड से कोई भी नंबर, प्लस का या माइनस का, 0 1 2 3 4 5, जो भी आपके माइंड में आए, प्लस का रख दो चाहे माइनस का रख दो, जो भी आपके माइंड में आए। जैसे एक्स में 0 रख देता हूं, मान लीजिए, तो यहाँ 0 आएगा, तो 0 रखूंगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, बताइए जरा। यदि आप ओरल नहीं कर पा रहे हैं तो आप फेयर में भी वर्क कर सकते हैं और रफ में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 रखा तो क्या आएगा, देखिए y बराबर 3 माइनस 0, तो y बराबर क्या हो गया, 3 में 0 गया तो 3 ही तो रह गया। मैंने क्या रखा था, x यहाँ पर 0 रखा तो x के सामने 0 लिख दिया, y का मान क्या है 3 आया तो y के सामने 3 लिख दिया। आया समझ में। सावधान ये रखना है कि आपको सावधानी रखनी है, जो x का मान रखा है तो x के ही सामने लिखना है, और जो y का मान आया तो y के सामने लिखना है। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कि x का मान 0 है तो उसे y के सामने लिख देंगे, y के मान को x के सामने लिख देंगे, तभी वो रॉन्ग हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो साहब आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक वैल्यू ज्ञात कर ली है, एक मान ज्ञात कर लिया, आपको 3 मान ज्ञात करने हैं। कम से कम 2 ज्ञात कर लो तभी बात बन जाएगी, लेकिन 3 ज्ञात कर लोगे आपकी गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी, इसलिए आप 3 वैल्यू ज्ञात करेंगे। पता है क्या रख दें, x जब 1 रख देते हैं, देखिए 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 2। ठीक है, अब क्या रखें हम यहाँ पर, 2 लिख दो, x जब 2 लिख देते हैं साहब, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ में आ गया। जैसे समीकरण नंबर 1 में से हमने एक टेबल तैयार की है, वैसे ही समीकरण नंबर 2 के लिए टेबल तैयार करेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, देखिए यहां से भी x का मान ज्ञात कर लो चाहे y का, वो आप फ्री हैं, किसी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि y का मान ज्ञात करना चाहता हूं फिर से, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस 4 को मैं इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 2y। 2y माइनस का था इसलिए मैं उधर को ले गया हूं, इसको राइट से प्लस का हो गया ना। अब मैं 2 को नीचे ले आऊंगा अपॉन में, तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 4 बटा 2। ठीक है, अब इसके लिए टेबल तैयार करनी है बेटा, तो मैं यहां पर टेबल बना लेता हूं। देखिए आप टेबल जब बनाएंगे तो स्केल की हेल्प लेंगे, स्केल और पेन से आपको टेबल बनाना है। इसमें भी आपको वैल्यू उसी तरह से जैसा कभी समझाया था, 3 वैल्यू का फाइंड करनी है। आपकी कोशिश ये रहे कि सॉल्व करने पर रिजल्ट होल नंबर में आए, इंटीगर में आए। ठीक है, डेसिमल में ना आए, फिर भी डेसिमल में भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, सॉल्व वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है कि उस डेसिमल का यहाँ पे ग्राफ पेपर पर हिसाब लगाना पड़ेगा, पॉइंटों का भी। ठीक है, तो उससे हिसाब से बचना है, आपको इजी वे में चलना है। तो आपका प्रयास ये रहे कि ये होल नंबर में यहाँ पर रिजल्ट आए, पूरे इंटीगर आए। ठीक है, तो देखिए क्या रखें हम यहाँ पर, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू में 0 रख दूंगा बेटा, तो देखिए ये 0 रखने पे ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4/2, तो -4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। y की वैल्यू -2 आएगी ना। देखिए ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4/2, और 0 में से 4 घटेगा तो -4/2, और 2 से बाहर लाएंगे तो -2 आ गया, ये लिखा हुआ है, लिखा है ना। वैसे ही अब हम कुछ और रखेंगे यहाँ पर, देखिए अब बताइए क्या रखते हैं इसमें। अब 0 रखने से तो हमारा आ गया सब, अब 1 लिख देंगे तो 3 बन जा 3, -1/2 आएगा ना, तो लिख सकते हैं -1/2 भी, आपके लिए लिख के दिखा देते हैं। चलो साहब, तो यहाँ पर जैसे मैं 1 लिख दूँ, x की यहाँ पर 1 लिख दिया, तो जब 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 -4/2, तो ये हो जाएगा -1/2, और इसको आप भाग लाएंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ पर जैसे 1 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का आएगा 0.5, यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना है, -0.5 आएगा, -0.5। ठीक है, और अब इसको रफ कर लेता हूं मैं यहाँ से। अब एक वैल्यू और ज्ञात करनी है, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि होल नंबर में आए, डेसिमल में ना आए, पर मैंने जानबूझकर डेसिमल नोट कर दिया है। चलो साहब कुछ और रखते हैं, अब क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 3 6। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 3 6, -4/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जैसी 2 रखी मैंने, तो यहाँ पर 2 आया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई है। ठीक है, तो ये दूसरी टेबल हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको भी रफ कर देता हूँ यहाँ से, पहले समीकरण से पहली टेबल, दूसरे समीकरण से दूसरी टेबल। ठीक है, अब इन दोनों टेबल को देख करके हम ग्राफ पेपर में इसको शो करेंगे, दिखाएंगे। देखिए ग्राफ पेपर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ग्राफ पेपर पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। तो आप स्केल लेकर के और पेंसिल लेकर के, यहां पर आप स्केल और पेंसिल लेकर के आप यहां पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बेटा। बीच में ये लाइन ना डार्क लाइन दिखाई दे रही है, जो डार्क ऐसे भी दिखाई दे रही है, ये सब 1 सेंटीमीटर पर है। इसके बीच में 10 वो 5 1 2 3 4 5 यहाँ कॉलम दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो आपको जो डार्क लाइन है उस पर लाइन खींचनी है सीधी।
तो 10 कॉलम होते हैं ग्राफ पेपर पर, यहाँ पर तो मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, को इसलिए है कि आपको दिखाई दे जाए यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास ग्राफ कॉपी सभी के पास में होती है, नहीं है तो मार्केट से ले लेना। तो ये 1 सेंटीमीटर पर ये लाइन ड्रॉ होती है, कॉलम 1 सेंटीमीटर के होते हैं, इसके बीच में 10 स्मॉल कॉलम होते हैं जो मिलीमीटर के होते हैं, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो बीच में जो लाइन है इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है सीधी। देखिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ये, अब मान लेना कि ये लाइन है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं स्केल के बगैर ही खींच रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों साइड इस तरह से एरो का साइन लगा देना है और यहाँ पर आप लिख देंगे x और इधर लिख देंगे x डैश, ठीक है। और एक लाइन सीधी ऊपर से लाएंगे वर्टिकली, वर्टिकल लाइन लाएंगे यहाँ से सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन लानी है आपको, स्केल की हेल्प से लानी है, बगैर स्केल के कोई ये ग्राफ पेपर नहीं बनाएगा, ठीक है। मैं तो बेटा आपको समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ 0 लिख देंगे, और जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस बोलते हैं, तो अब यहाँ पर आप y नोट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे y डैश, ठीक है। ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स कहते हैं, वर्टिकल y एक्सिस कहते हैं, ये ओरिजिन होगा जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर। अब आपको क्या करना है कि आप टेबल में नंबर देखेंगे, आप नंबर कैसे हैं, नंबर देखिए 1 2 3 3 तक नंबर है, ये नंबर सभी यहाँ पर आ जाने चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 50 40 नंबर होता तो मैं 1 1 का डिफरेंस लेता तो 40 50 तो नहीं आ रहा है, आपको नंबरों के अकॉर्डिंग यूनिट लेना होता है। यहाँ पर ये अगर नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो यहाँ पर 10 10 का डिफरेंस ले लें, और बड़े 100 का ले लें, 1000 का ले लें, 500 का ले लें। छोटे छोटे नंबर हैं तो 1 2 3 से ही सारे नंबर शो हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए हम जो यूनिट लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लाइन आ रही है ये, मैं यहाँ पर जब ओरिजिन से राइट साइड में चलते हैं प्लस में, लेफ्ट में चलते हैं माइनस में, तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, जो लाइन आ रही है इस पर आपको 1 लिखना है। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बीच में 1 लिख देते हैं, बीच में नहीं लिखना है, यहाँ पर हल्का सा मार्क करेंगे पेंसिल से और लिख देंगे ये पॉइंट 1 है। वैसे ही सेकंड जो लाइन आ रही है डार्क, यहाँ पर हल्का सा मार्क करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये हल्का मार्क करेंगे, यहाँ 3 नोट कर देंगे, ठीक है। और आगे अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए वहीं पर 3 आगे छोड़ देता हूँ। लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट में जब चलेंगे तो यहाँ पर नोट करेंगे -1 और ये हो जाएगा -2, ठीक। और इधर ये हो जाएगा आपका -3 3 तक ही है, इससे आगे है भी नहीं नंबर अपना। तो ओरिजिन से राइट में प्लस में, लेफ्ट में माइनस में, अप में चलेंगे प्लस में, बिलो चलेंगे माइनस में, अप में 1 2 3 4 5 प्लस में, बिलो चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 नंबर नोट कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल में क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। तो जब भी आप चलेंगे तो ओरिजिन से चलेंगे, जब भी चलना है कहाँ से, ओरिजिन से। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है यात्रा पर, तो बस कहाँ पे मिलेगी, एक तो बस स्टैंड पे मिलेगी, और दूसरा क्या है कि चौड़ाया चौपला जहाँ पर होता है ना, 4 रोड जहाँ जाते, बस तो वहीं से जाएगी साहब, तो चौड़ाई पे पहुँच जाते हैं साहब, गाड़ी कहीं भी जाओ वहीं होके जाएगी, ठीक है। तो आपको जहाँ भी जाना है तो आपको यहाँ पहुँचना है सबसे पहले, ओरिजिन पर, चौड़ाई पे पहुंच जाइए आप यहाँ पर, यहाँ से चलना है आपको जब भी चलना है। तो किधर को चलना है, यहाँ से x की वैल्यू 0 है, देखिए प्लस की है तो राइट में, माइनस है तो लेफ्ट में। सबसे पहले x पर चलना है आपको, 0 है तो आप यहीं खड़े हो जाइए, बिल्कुल नहीं चलना है, 0 का मतलब 0 हो गया। y की वैल्यू +3 है तो यहाँ से अब चलेंगे प्लस में 3, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे और ऐसे सर्किल बना देंगे छोटी सी हाथ से, ठीक है, जिससे कि हमें दिखाई देगा यहाँ पॉइंट लगा है। यदि आप सर्किल नहीं बनाएंगे तो दिखेगा नहीं कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3, आप यहाँ पर लिख देंगे 0,3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है 1 2, तो आप ओरिजिन से चलेंगे 1, x की वैल्यू 1 प्लस की है और y की वैल्यू भी 2 है जो प्लस की है, तो अब चलेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 1 2, ठीक है। और नेक्स्ट है 2 1, अब फिर से यहाँ चलेंगे 2 और ये हो गया 1, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 2,1, ठीक है। अब स्केल ले लेना, स्केल लेकर के आप ये जो 3 पॉइंट लगाए इसको सीधा रखना, वो लाइन इन तीनों पॉइंटों से होकर के जाएगी। यदि लाइन तीनों पॉइंटों के ऊपर से नहीं जा रही है इसका मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ठीक है। फिर आपको कैलकुलेशन चेक करना होगा। ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, या तो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर आपने पॉइंट गलत लगाए हैं, ठीक है। यदि एक लाइन पर आ रहे हैं तब तो ठीक है, एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है, तो आपने मिस्टेक को खुद चेक करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट लगाने के बाद स्केल लेना और एक लाइन पॉइंटों से होते हुए सीधी ड्रॉ कर देना इस तरह से, ये लाइन इस तरह से चली जाएगी, ठीक। इसको आगे बढ़ा देना है, ये नहीं कि पॉइंट से पॉइंट तक रखें आप, कैसा पॉइंट तक नहीं, पूरे ग्राफ पे लंबा से स्केल लेना, लाइन ड्रॉ कर देना। और इस लाइन के ऊपर वो यूकेशन नोट करनी है जिसके लिए लाइन ड्रॉ की गई है। ये फर्स्ट टेबल के लिए लाइन है, फर्स्ट टेबल हमारी किस यूकेशन की थी, फर्स्ट यूकेशन की। यूकेशन क्या है, x + y = 3। इस लाइन के ऊपर जहां भी आपको इस पेज दिखाई दे वहां पर लिख देना x + y = 3, ठीक है।
तो ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड टेबल देखेंगे 0, -2, तो ये 0 है, y की वैल्यू -2 है, -2 ये हो गया, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 0, -2, ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट देखिए 1, -0.5, x की वैल्यू 1 है, 1 हो गई साहब। ये भाई क्या है, माइनस में 0.5 है तो 1 का आधा होता है ना 0.5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बीच में। ये पॉइंट देखिए मैंने यहाँ लगा दिया ये पॉइंट, ठीक है। ये तो 1 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ पर ये 1 है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे यहाँ पर 1, -0.5, ठीक है। ये पॉइंट लग गया। और थर्ड पॉइंट है 2, 1, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, वो यही रहेगी। तो यहीं पर मैं फिर से 2, 1 नोट कर देता हूँ। अब स्केल लेंगे, देखिए ये तीनों पॉइंटों से होते हुए एक लाइन सीधी जाएगी स्ट्रेट बिल्कुल। तो यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये पॉइंट है, ये इस तरह से लाइन को सीधा ड्रॉ करना है आपको स्केल की हेल्प से। आपके पास स्केल होगा, इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन लिख देंगे जिसके लिए लाइन ड्रॉ की गई है। सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4, ठीक। तो जिस इक्वेशन की जो लाइन है उस लाइन के ऊपर वही इक्वेशन नोट करनी है आपको, समीकरण नोट करना है वो वाला, ठीक है। और अब आप देखेंगे इसमें एक कमी और है, अभी आपको स्केल लिखना है, ऊपर पैमाना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पैमाना, ठीक है। और पैमाने में किस तरह से लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर x अक्ष लिख देना, ठीक है। और नीचे लिख देना y अक्ष, और यहाँ पर लिखना 1 सेंटीमीटर बराबर, और यहाँ भी लिखना 1 सेंटीमीटर बराबर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया आपने, 1 यूनिट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के कॉलम है उसको आपने 1 यूनिट लिया है। 1, 2, 3 लिखा है ना, 2 का अंतर लेते तो हम 2 यूनिट लिख देते, 3 का लेते 3 लिख देते। यहाँ पे लिख देंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, ठीक है। और सेकंड में भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। आया समझ में। इस तरह से आपको स्केल लिखना है। यदि आप स्केल नहीं लिखेंगे तो वहां भी आपका नंबर कटेगा। 1 नंबर का होता है बेटा स्केल वाला पार्ट, ये लिखना मत भूल जाना। पैमाना हेडिंग डालना x अक्ष पर और फिर y अक्ष पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर ये 1 सेंटीमीटर को होते हैं, इस तरह से लिखना है। अब अभी हमारा रिजल्ट बाकी है, अभी तो हमने ग्राफ बनाया है। अगर आप इतना ही वर्क करके छोड़ देंगे तब भी आपका नंबर कटेगा, क्योंकि अभी आपने इसका आंसर नहीं लिखा है। जो हमारे समीकरण थे उनको हल करने के लिए बोला गया है, हल कीजिए लिखा है ना। हल करने का मतलब है इसमें जो चर हैं x और y उनका मान ज्ञात करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ये तो ग्राफ पेपर का वर्क हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर, इधर आ जाइए। अब आप इसे मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, कहाँ से, ऊपर से रफ कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमको, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, देखिए किस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, 2,1 पर, एक दूसरे को बिंदु 2,1 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसलिए आप यहां पर लिख देंगे, देखिए मैं समीकरण हल काट दूंगा तो फिर लिखूंगा कैसे, यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए हुए समीकरण युग्म के हल हैं, ठीक है। और यहां लिख देंगे आंसर। आया समझ में। ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के निर्देशांक उस समीकरण युग्म के हल होते हैं। आप लिखेंगे ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,1 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए हुए समीकरण युग्म का हल है। अब आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर राइट या रॉन्ग है, सही है या गलत है, तो आप ये वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिए, उसको संतुष्ट करेंगी। 2,1, देखिए x की वैल्यू 2, y की 1 रखेंगे, 2 + 1 3 हो गया, सही है ना। यहां रख के देख लो, 2 3 6 माइनस 1 रखेंगे, 2 1 2, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, सही है ना। इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब देखिए कंडीशन और थी, यहां पर यह बताया था कि हल की प्रकृति बताइए, हल की प्रकृति कैसी है। तो यहां पर जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और दिए हुए समीकरण का एक हल है, ये है इसकी हल की प्रकृति। है समझ में। हल की प्रकृति क्या है, ग्राफ पेपर पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और दिए हुए समीकरण युग्म का एक हल है, ठीक। तो आज की वीडियो में यही रहेगा बेटा। हम एक और एग्जांपल आपको समझाएंगे, तो आने वाली वीडियो में समझाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा, आज आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।